हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेशन सेकंड सेट आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2015 के अंदर आपका जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। पहले सेट के अंदर हमने 30 एमसीक्यूज़ को देखा, प्रॉपर एनालिसिस किया उसका, उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करी। और आज का हमारा सेकंड सेट है। आज हम जो है आगे एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 31st क्वेश्चन नंबर है आपका, विच among द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड बाय मैकाइवर फॉर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। मैकाइवर आपका जो है वो किस तरीके से कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं और मेन करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर किस को बताते हैं, और इनमें से आपका जो है वो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स होगा अकॉर्डिंग टू मैकाइवर के, किस तरीके से वो जो है कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मैकाइवर का कम्युनिटी का जो मेन फोकस है वो जान लो। ये कहते हैं कि इनकी जो मेन अप्रोच है कम्युनिटी को डिफाइन करने की, ये कहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। सोशल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है, और वो सोशल रिलेशनशिप किस बेसिस पे होगा? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के बेसिस पे एक कम्युनिटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप होगा। और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किसके बेसिस पे होगी? एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे। यानी कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोग, उनके अंदर सोशल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, एंड दैट सोशल रिलेशनशिप टोटली बेस्ड ऑन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यानी कि जो मैकाइवर का मेन फोकस है वो आपका स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया की बात करता है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स आपका अकॉर्डिंग टू मैकाइवर क्या हो गया? स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोग जिनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जिनके अंदर सोशल रिलेशनशिप का एक जो है वो करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है हमको, उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। और साथ ही साथ ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, कॉमन लाइफ की बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर, और वो कॉमन लाइफ जो है वो बेस्ड है सोशल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात, वी फीलिंग के कॉन्सेप्ट को जो है वो देते हैं कि कम्युनिटी के अंदर वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है, वो मेन वो उसका जो है वो आपका कोर करेक्टरिस्टिक्स है। वी फीलिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सॉलिडारिटी, यानी कि ब्रदरहुड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो है उसका देखने को हमको मिलता है। अब हमारे सामने ऑप्शन है कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, कॉमन वैल्यू और कॉमन रिलीजन। तो अब आपको सीधा सीधा पता चल गया कि अगर वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया की बात करता है, मेन फोकस उसका वहीं पे है कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? कॉमन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज, द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज एक्स is agriculture. For the past 2 years they have been going through a drought, यानी कि 2 साल से वहाँ पे सूखा पड़ गया। एक्स विलेज जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। ड्यू टू विच द विलेजर आर मूविंग, ये सूखा पड़ने की वजह से विलेजर जो है वो मूव कर जाएंगे टू अदर एरियाज फॉर वर्क टू अर्न अ लिविंग। द पीपल ऑफ विलेज एक्स, ये जो पीपल ऑफ विलेज एक्स है इनको आप किस तरीके से रेफर करेगा? रेफर्ड एज इन्वायरमेंटल। क्या वो इंट्रूडर्स होंगे, क्या वो रिफ्यूजीज होंगे, क्या वो माइग्रेंट्स होंगे, क्या वो पीजेंट्स होंगे? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है आपका? माइग्रेंट्स। यानी कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर माइग्रेंट्स कर जाएंगे। क्यों माइग्रेंट्स कर जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे उनकी लाइफ को जीने के लिए जो आपका बुनियादी ज़िंदगी है वो जीने के लिए उनके पास कोई ज़राए मौजूद नहीं होंगे, तो वो दूसरी जगह पे माइग्रेंट कर जाएंगे जहाँ पे उनके पास ज़राए मौजूद होंगे। जैसे कि आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला मसला जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पीजेंट इन सोशल साइंस हिस्ट्री। बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है इसको पूछा गया था पिछले
प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पीजेंट्स इन सोशल साइंस हिस्ट्री। इन सोशल साइंस हिस्ट्री की बात कर रहा है वो। क्या वो जो आपके सोशल ग्रुप होंगे इट इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, क्या वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होंगे सारे के सारे? क्या वो होमोलोगियस ग्रुप होंगे? होमोलोगियस यानी कि होमोजिनिटी उनके अंदर देखने को मिलेगी या नहीं? इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी, क्या वो रेवोल्यूशनरी होंगे वो पीजेंट्स सारे के? उनका मेन फीचर जो होगा वो रेवोल्यूशनरी होगा। इट इज़ कल्चरली सिस्टमैटिक, क्या वो कल्चरली सिस्टमैटिक होंगे? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका इट इज़ कल्चरली सिस्टमैटिक। ठीक है, कल्चरली सिस्टमैटिक फीचर नहीं होगा। बाकी जो है आपका सोशल साइंस हिस्ट्री में अगर हम पीजेंट्स की हिस्ट्री को देखें तो हर एक पीजेंट्स हमको जो है वो एक जैसा नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग डिफरेंट स्टेटा के लोग मिलते हैं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्टेटस के लोग मिलते हैं, डिफरेंट इथनिसिटी के लोग मिलते हैं और डिफरेंट कस्टम्स के लोग मिलते हैं। यानी कि कस्टमरी लॉज उनके जो हैं वो अलग हैं, नॉर्म्स ट्रेडिशन अलग हैं। तो इट मीन्स वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा इन सोशल साइंस हिस्ट्री। इट इज़ अ होमोलोगियस, क्या वो सिमिलर होगा इकोनॉमिक फंक्शन को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, क्या वो सिमिलर होंगे? तो बिल्कुल सिमिलर भी होंगे। सोशल साइंस हिस्ट्री के अंदर हमको काफ़ी सारे पीजेंट्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि जो जिनका कॉमन लाइफ जो है वो सिमिलर देखने को मिलता है और इकोनॉमिक जो फंक्शनैलिटी उनकी देखने को मिलती है वो कॉमन बेसिस पे देखने को मिलती है। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी, क्या वो रेवोल्यूशनरी होंगे? तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी भी होंगे। आपके जिस तरीके से रशिया के अंदर जो है पीजेंट्स रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चले, चाइना के अंदर जो है वो मूवमेंट चले, इंडिया के अंदर जो है सबसे बड़े पीजेंट्री मूवमेंट चले जैसे नक्सलबारी एरिया आपका वेस्ट बंगाल के अंदर जो नक्सलाइट मूवमेंट से बाद में जानी गई, ठीक है, अभी भी चल रही है आपकी, तो आपको रेवोल्यूशनरी भी मिलेंगे। इट इज़ कल्चरली सिस्टमैटिक, तो ये आपका नहीं होगा। कल्चरली सिस्टमैटिक नहीं होंगे, उनका कल्चर जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। कल्चरल सिस्टम जो होगा सबका डिफरेंट देखने को मिलेगा और सभी का जो है सोशल साइंस हिस्ट्री में अगर हम पीजेंट्स की हिस्ट्री को देखें तो सबका जो कल्चरल सिस्टम है वो आपका उनके स्पेसिफिक ट्रेडिशन के बेसिस पे उनका कल्चरल सिस्टम है, ना कि आपका जो है वो सबका हमको यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्नोथेरेपी। तो फिल्नोथेरेपी को लेकर के कितने, ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि पहले सेट के अंदर हमने 2 क्वेश्चन फिल्नोथेरेपी को लेकर के देखे थे और इस सेट के अंदर भी एक क्वेश्चन आपका जो है फिल्नोथेरेपी का आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्नोथेरेपी, डोनेटिंग आइज टू द ब्लाइंड, डोनेटिंग मनी टू अ बेगार, डोनेटिंग क्लोथ्स टू एन ऑर्फन, डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे आप कि आपको पहले सेट के अंदर भी मैंने बताया था द वर्ड फिल्नोथेरेपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड फिल्नोथेरेपिया विच मीन्स आपका एक यूनिटी है फॉर द वेल, लव है एक आपका फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे क्या वो ह्यूमैनिटी के जो मेन फीचर है क्या इन स्टेटमेंट्स में से हमको देखने को मिलता है, रिजेंबलेंस देखने को मिलता है। डोनेटिंग आइज टू द ब्लाइंड, तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डोनेटिंग मनी टू अ बेगार, तो ये आपका लिमिटेड हो जाएगा ना, किसी एक बंदे की आप मदद कर रहे हो, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगा। फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी आप वेलबींग के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। डोनेटिंग क्लोथ्स टू एन ऑर्फन, डोनेटिंग क्लोथ्स टू एन ऑर्फन, तो ये भी आपका जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग, तो डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग यानी कि यहाँ पे आप जो है वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, लव फॉर द ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो। और यहाँ पे भी अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर डोनेटिंग आइज टू द ब्लाइंड, यानी कि एक बंदा कोई अपना एक ही ऑर्गन जो है वो किसी एक आदमी को देगा, ठीक है, तो ये किस तरीके से वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी हो गया। मे बी जिस आदमी को जो है वो आंखें दे रहा है तो वो आगे जो है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, तो वो इनडायरेक्टली तौर पे जो है उसके साथ लिंक किया जाता है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 1 और 4, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 35,
सना इज़ अ सोशल वर्कर। सना क्या है? सोशल वर्कर है। शी इज़ इंटरव्यूइंग सम विलेजेस टू नो देयर सोशल प्रॉब्लम एंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम ऑन देयर रिलेशनशिप। वो जो सोशल प्रॉब्लम जो है उसको देखने को मिलते हैं, कुछ विलेजर्स को वो इंटरव्यू करती है और वो सोशल प्रॉब्लम डायरेक्टली लिंक करते हैं उनके सोशल रिलेशनशिप के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ बेस्ट टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा। तो सिंपल सी बात है कि यार अगर उनके सोशल प्रॉब्लम उनके सोशल रिलेशनशिप के साथ लिंक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो कौन सा आपका अप्रोच अपनाएगी। वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं अपनाएगी, वो जर्नल अप्रोच नहीं अपनाएगी, वो सोशल अप्रोच भी नहीं अपनाएगी। वो कौन सा अप्रोच अपनाएगी? साइको एनालिटिक अप्रोच। कौन सा अप्रोच अपनाएगी? वो साइको एनालिटिक अप्रोच। ठीक है, यानी कि सना जो है वो इंटरव्यू कर रही है कुछ विलेजर्स का, उनके जो सोशल प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनके सोशल रिलेशनशिप पे। तो इट मीन्स कि वो साइको एनालिटिक अप्रोच को अपना करके जो है उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी, वही बेस्ट अप्रोच रहेगी उसकी रिसर्च के लिए। ठीक है, चलिए ये रिसर्च बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया था बाय द JKSSB। JKSSB नहीं, JKSSB, सॉरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी इन मैकडोनल्डाइजेशन। ठीक है, रेडी टू ईट फूड, prescribed value or how to deal with customer, automatic cash register, serving food by teenager। कहते हैं which of the following is not an example of control through technology। कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी, ये मैकडोनल्ड वाला जो एक आपका एक पूरा ग्लोबलाइज्ड सिस्टम हो गया है, तो सबको जो है मैकडोनल्ड से ही जा करके जो है वो चीज़ खानी है। ठीक है, वही उसका जो है आपको पिज़्ज़ा खाना है। तो यानी कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रेडी टू ईट फूड, इस तरीके से इसको लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि एडवर्टीज़ किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। प्रिस्क्राइब्ड रूल ऑन हाउ टू डील विद कस्टमर, ठीक है, कैसे कस्टमर्स को डील करना है, तो क्या उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर, तो ये भी देखने को मिलता है। तो क्या नहीं कर सकते ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्या चीज़ को एडवर्टीज़ नहीं कर सकते? सर्विंग फूड बाय टीनेजर, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। सर्विंग फूड बाय टीनेजर क्या हो जाएगा, यानी कि वो काफ़ी सारी कंट्री के अंदर बैन है, आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो इट मीन्स कि आपका वो जो फंडामेंटल राइट है आप उसको वायलेट करोगे अगर आप ये कराओगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फुलफिलिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फुलफिलिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया। इन विलेज एक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम टैप। तो बिल्कुल भाई साहब, सबका फंडामेंटल राइट है, सबको पीना पड़ेगा पानी, अगर पी रहे हैं तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है बेस्ट एग्जांपल है फंडामेंटल राइट की। राधा स्पीक अगेंस्ट अ हाई कोर्ट डिसीजन, राधा हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ बोल रही है, तो बिल्कुल राधा जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ नहीं बोल सकती, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इवज़ में आपको सज़ा भी हो सकती है। रोमेश इज़ आर्ग्यूइंग इन अ पब्लिक प्लेस, तो बिल्कुल आर्ग्यू कर सकता है, पब्लिक प्लेस पे भी आर्ग्यू कर सकता है, स्कूल में भी आर्ग्यू कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ए माइनॉरिटी स्कूल गिव्स एडमिशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ बच्चों को जो है वो एडमिशन देता है, तो दे सकता है, उनका भी फंडामेंटल राइट है। अगर वहाँ पे सीटें अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं, अगर कोई क्राइटेरिया जो है उसके बेसिस पे एडमिशन को दिया जा रहा है तो भाई साहब वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो इंट्रेंस में जो है वो क्वालिफाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, BHU नहीं सॉरी, BHU जो है वो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, AMU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ पे मेजॉरिटी के बच्चों का एडमिशन नहीं होता? तो बिल्कुल होता है। एक क्राइटेरिया जो है वो आपका डिसाइड कर दिया जाता है कि इतनी सीट पे जो है वो माइनॉरिटी के बच्चों का जो है वो हक है, इतनी सीट्स को आप जो है वो छू नहीं सकते, उसके बाद जो है आप compete करें और आएँ, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई रोक रहा है तो इट मीन्स वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। अब आ जाओ कि
राधा स्पीक अगेंस्ट हाई कोर्ट, क्यों नहीं बोल सकती राधा जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। अब आप बोलेंगे सर कि हाई कोर्ट ने अगर आपका फैसला दिया तो हाई कोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन चैलेंज करने के लिए आपको हाई कोर्ट जो है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, वो आर्टिकल 134 के अंडर प्रोवाइड करता है ऑन सब्सटेंशनल क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कुछ प्रोविजंस को लेकर के उसको जो है सही से समझ नहीं आया, तो वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। देन अपर कोर्ट में आप जा सकते हैं उस केस को लेकर के, और अपर कोर्ट जो है उसका री इंटरप्रिटेशन करेगा। तो री इंटरप्रिटेशन करने के बाद अगर उसको लगेगा कि हाई कोर्ट ने सही तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो वो उसी डिसीजन को जो है दोबारा से सुना देगा और पेटिशन को रद्द कर देगा। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि नहीं इसके ऊपर जो है बेंच बिठाना चाहिए, दोबारा से री इंटरप्रिटेशन करना चाहिए इसको बढ़िया तरीके से, और इस केस को आगे चलाना चाहिए, तो वो करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो कोई आपका डिसीजन देता है तो उस डिसीजन के ऊपर बोला नहीं जा सकता, वो फाइनल डिसीजन होता है, वो बाइंड करेगा तमाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर, और वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है। उसी तरीके से कल को लेकर के भी कोई केस आता है तो उसी तरीके का डिसीजन जो है उसके ऊपर भी बाइंड कर दिया जाएगा। इट मीन्स के आप जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर नहीं बोल सकते, मेनली हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर नहीं बोल सकते। वहाँ पे आपको जो है कुछ प्रोविजंस हैं उसके तहत जो है आपको अपर कोर्ट में अपील करने के लिए आपको हकूक दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, अनीता इज स्टडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, शी वुड बी अ फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, अनीता जो है वो स्टडी कर रही है सोसाइटी को किस बेसिस पे? प्रोडक्शन के बेसिस पे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसमें आपका जो है वो सबसे बड़ी बात कौन करता है कि भाई इस प्रोडक्शन को करने के लिए सबसे ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाता है और उसी लेबर को क्रेडिट नहीं दिया जाता, तो वो कार्ल मार्क्स बात करता है। तो इट मीन्स कि अनीता स्टडी करेगी सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, तो वो किसकी फॉलोअर होगी? वो कौन से सोशियोलॉजिस्ट की फॉलोअर होगी? सिंपल सी बात है, वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के बेसिस के ऊपर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करेगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द बेस ऑफ टुडे सोशल वर्क प्रोफेशन? व्हाट इज द बेस ऑफ टुडे सोशल वर्क प्रोफेशन? आजकल के सोशल वर्क प्रोफेशन का बेस क्या है? चैरिटी बेस्ड, फिलैंथ्रोपी बेस्ड, एटोनोमस बेस्ड, स्पॉर्डिक चैरिटी बेस्ड। ठीक है, तो किस तरीके का बेस होगा आपका? देखो, आप जो है किसी के सोशल वर्क को लिमिटेड नहीं कर सकते, तो वो उसके पास क्या होना चाहिए? कोई भी अगर सोशल एक्टिविस्ट है वो सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर आना चाहता है, तो इट मीन्स वो एटोनॉमस होना चाहिए, उसके पास एटोनॉमी होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कि आजकल का जो भी आपका सोशल वर्क प्रोफेशन को परफॉर्म किया जाएगा वो एटोनॉमस बेस्ड पे परफॉर्म किया जाएगा। आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं इतना लीड है आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको अपनी आँख जो है वो डोनेट करनी पड़ेगी तभी सोशल वर्क हो पाएगा, आपको जो है इतना चैरिटी देना पड़ेगा तभी जाकर के सोशल वर्क होगा। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती, बल्कि आपको फुल एटोनॉमी, फुल इंडिपेंडेंस दी जाएगी कि भाई आप जिस तरीके से चाहें आप सोशल वर्क करें। ये नहीं कि वो फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। आप जिस तरीके से जो भी मेथड आपको सही लगता है उस मेथड के ज़रिए आप जो है सोसाइटी के अंदर फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1861? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट किसकी वजह से हुआ था? किसने जो है कैंपेन चलाई थी और किसने ड्राफ्ट किया था और किसने पास किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन की हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1861? 1861 के अंदर विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो याद रखेंगे माधव गोविंद रांडे, यानी कि MG रांडे जो थे, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी 1861 के अंदर। कब? 1861 के अंदर। ठीक है, 1861 के अंदर इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी, आपको ये याद रखना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्ट है, आपको इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैच लिस्ट 1 फाउंडर की लिस्ट है विद लिस्ट सेकंड एस्टैब्लिशमेंट की है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
देखो यहाँ पे नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। सो नरेंद्र नाथ दत्त नाम है स्वामी विवेकानंद का। सो स्वामी विवेकानंद नाम दिया है उनको रामाकृष्णा ने। सो इट मीन्स के फर्स्ट का क्या होगा, डी, द रामाकृष्णा मिशन। रामाकृष्णा मिशन, ठीक है, एस्टैब्लिश बाय किसने, स्वामी विवेकानंद ने, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, यानी कि उन जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम क्या रखा गया था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो इन्होंने जो है रामाकृष्णा मिशन को 1897 के अंदर स्टार्ट किया था। कहाँ पे, बेलोर कोलकाता के अंदर। बेलोर कोलकाता के अंदर रामाकृष्णा मिशन की शुरुआत करी थी बाय स्वामी विवेकानंद, जिनका बाय बर्न जिनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो चलिए अगला आ जाओ। आत्मा राम पंडुरंग, ठीक है, आत्मा राम पंडुरंग। तो इन्होंने किसकी शुरुआत करी थी, आपकी प्रार्थना समाज की। किसकी शुरुआत करी थी, आपकी प्रार्थना समाज की। तो इनका नाम यही था, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, तो इन्होंने किसकी शुरुआत करी थी, प्रार्थना समाज की। 31 मार्च 1867 के अंदर इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की एस्टैब्लिशमेंट रखी थी महाराष्ट्र के अंदर। याद रखेंगे, आत्माराम ने प्रार्थना समाज की 1867 3 मार्च 1867 को महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद आ जाता है आगे आपका मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर यानी कि आपका ब्रह्मो समाज। ठीक है, मूल शंकर का आर्य समाज होगा, सॉरी आपका। ठीक है, मूल शंकर का आपका क्या होगा, आर्य समाज। ठीक है, तो मूल शंकर यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका ओरिजिनल नाम है मूल शंकर त्रिपाठी। ठीक है, मूल शंकर त्रिपाठी इनका नाम है। और इनको जो है बाद में किस नाम से जाना गया, स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्य समाज। यानी कि आर्य समाज की फाउंडेशन किसने रखी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूल शंकर त्रिपाठी। ठीक है, मूल शंकर त्रिपाठी। तो 1875 के अंदर जो है दयानंद सरस्वती ने मुंबई के अंदर जो है आर्य समाज की फाउंडेशन रखी थी। लास्ट वाला है का राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन रखा था। कहाँ पे, कोलकाता में। कौन से ईयर में, 1828 के अंदर। यानी कि कौन सा इसका आंसर होगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर स्कीम वाज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट ऑफ लैंड फ्रॉम महाराजा टू पीजेंट्स वन ऑफ द मेन डिमांड। कौन सी मेन डिमांड थी, ये जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट और स्कीम वाज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट। ठीक है, और राइट यानी कि लैंड राइट का जो है वो डिमांड किया गया था, क्योंकि पहले दौर में आपके जो राजा महाराजाओं के टाइम में जो ज़मीनें हुआ करती थी वो सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, यानी कि वो राजा महाराजाओं की जागीरें हुआ करती थी। तो बस आप क्या कर सकते थे, कल्टीवेशन कर सकते थे, बस किराए पे ले सकते थे, और उसका कुछ इवज़ आपको जो है कुछ दान जो है वो उनको देना होता, तो कुछ ही दान जो है आप ले सकते थे, उसका बाकी सारा आपको जो है वो स्टेट को देना पड़ता था। तो ये आपके राइट्स की जो है वो डिमांड करी गई थी 1931 के अंदर। लेकिन ये करी किसने थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट ने करी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट करी थी, और राजा को बोला गया था कि भाई ये जो आपके लैंड राइट हैं इसका जो है वो ट्रांसफ़र, इसको मतलब ओनरशिप जो है इसका ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। तो इसको लीड किसने किया था, शेख अब्दुल्ला ने लीड किया था। अब आ जाओ आप कौन से मूवमेंट के ऊपर, पहले मूवमेंट के ऊपर, वांगटे सेटलमेंट स्कीम। वांगटे सेटलमेंट स्कीम जो है ये किसने लाई थी, वांगटे सेटलमेंट स्कीम 1887 के अंदर एक ब्रिटिश था, सिविल सर्वेंट था, जिसका नाम था सर जॉर्ज वांगटे। सर जॉर्ज वांगटे, तो इसने अजमेर के अंदर जो है ये वाला स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि वांगटे सेटलमेंट स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। आपको याद रखना है, वांगटे सेटलमेंट स्कीम बाय इंट्रोड्यूस बाय
है सर जॉर्ज वांगटे, एक सिविल सर्वेंट थे और अजमेर के अंदर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एग्रेरियन रिफॉर्म स्कीम्स 1970, तो ये इंदिरा गांधी ने कुछ एग्रेरियन रिफॉर्म 1970 के अंदर किए थे और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लिमिटेशन लगा दिए थे कि भाई साहब आप इस मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया गया था कि आप ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। और उसके बाद आपका जो है वो नेशनलाइजेशन किया गया था, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था 1970 के अंदर। एग्रेरियन रिफॉर्म स्कीम्स के अंदर ही वो जो है आपके मतलब इसी के दौरान जो है आपके वो उन लॉज को भी वो पास किया गया था। और सबसे बड़ी बात है एग्रेरियन रिफॉर्म स्कीम्स के अंदर आपका प्रीवी पर्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। प्रीवी पर्स कुछ जो है प्रिविलेजेस दिए जाते थे जो आपके रजवाड़े थे, तो 565 प्रिंसली स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो इंडिया के साथ यूनाइट किया था, तो उनको कंडीशन बेसिस पे जो है वो यूनाइट किया था। ये नहीं कि उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे कि आप घोड़े रख सकते हो, आप हाथी रख सकते हो, कट्टे रख सकते, कट्टे ये नहीं कि बंदूकें वगैरह रख सकते हो, कुछ फौजी रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो है वो स्टेट कुछ जो है वो पेंशन भी देगा, कुछ मतलब महीने में जो है आपको कुछ पैसा पे करेगा, आपकी जो प्रिविलेजेस लाइफ है उसको बरकरार रखेगा, तो उसको बोला जाता है आपका प्रीवी पर्स। तो इंदिरा गांधी ने आकर के प्रीवी पर्स को कल्टी मार दिया। उसके बाद आपका लास्ट वाला है एग्रेरियन रिफॉर्म स्कीम्स 1948, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ये कुछ एग्रीकल्चर को और लैंड को लेकर के रिफॉर्म्स किए गए थे 1948 के अंदर। ये किए थे आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो फर्स्ट प्रधानमंत्री आपके हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हर्षिता इज़ अ सोशल वर्कर, शी इज़ हेल्पिंग गौरव टू गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर हिज रिकवरी फ्रॉम मेंटल इलनेस, शी वुड बी अ फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ सोशल वर्क। अरे सिंपल सी बात है यार, वो क्या होगी, साइकैट्रिक होगी, ठीक है, साइकैट्रिक सोशल वर्क होगी, सिंपल सी बात है। हर्षिता जो है वो एक सोशल वर्कर है, गौरव की मदद करी टू गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर हिज रिकवरी, कैसे कहाँ से वो रिकवर हुआ, फ्रॉम मेंटल इलनेस, यानी कि मेंटली तौर पे जो है वो मेंटली तवाज़ुन जो उसका सही नहीं था, तो वो क्या होगी, उसने उसकी काउंसलिंग करी होगी, साइकोलॉजिकल बेसिस पे कुछ आपके मेथड्स को अपनाया होगा, तो वो क्या है, साइकैट्रिक सोशल वर्क होगी, सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज गेनफुली इम्प्लॉयड, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड अ गेनफुली इम्प्लॉयड, ठीक है, गेनफुली इम्प्लॉयड, स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है और बताना है। 36 ईयर ओल्ड फार्मर श्याम हु इज़ फार्मिंग लेबर, तो बिल्कुल वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, और वो जो है फार्मिंग लेबर के अंदर काम कर रहा है। 36 ईयर ओल्ड फार्मर है श्याम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। 24 ईयर ओल्ड हाउस वाइफ दीप्ति हु इज़ अ बीटेक, यार बीटेक ग्रेजुएट तो है लेकिन है तो हाउस वाइफ है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। 28 ईयर ओल्ड मोहित हु इज़ जर्नल स्टोर ओनर, तो ये तो भाई साहब अपना बिजनेस खोल करके बैठा हुआ है, तो ये तो किसी के अंदर जो है वो किसी के अंडर जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, किसी का एम्प्लॉय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी बाहर हो जाएगा। 20 ईयर ओल्ड वरुण हु इज़ डी फार्मा एंड वर्किंग इन फार्मेसी स्टोर, तो मतलब कि पहला और चौथा आपका क्या होगा, स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यूडीएचआर से मैच करना है आपको। रेने कैसन कौन है आपके, रेने कैसन का क्या होगा, तो मिस्टर रेने कैसन ने क्या किया है, वॉन नोबल पीस प्राइज फॉर ड्राफ्टिंग यूडीएचआर, ठीक है, रेने कैसन का क्या होगा, वॉन नोबल पीस प्राइज फॉर ड्राफ्टिंग यूडीएचआर, ठीक है। तो उसके बाद मिसिज एलनोर रॉस वेलेट, ठीक है, रॉस वेलेट जो हैं ये क्या हैं, ये चेयर पर्सन है ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट प्रिपरेशन कमेटी की, ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ाया हुआ है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद तीसरे का जॉन हैम्प्रे का क्या हो जाएगा, तो जॉन हैम्प्रे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। चलिए उसके बाद मिस्टर कैरल वैसक, तो कैरल वैसक ने 3 जनरेशन ऑफ राइट का जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया था, इमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द राइट इनटू 3 डिवीजन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, 3 तरीके के 3 जनरेशनल राइट की बात करी थी, यानी कि पहला आपका क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इनमें से कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की नहीं है, यूएन की नहीं है? द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई यूनेस्को क्या करता है आपका, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दामनी जो है वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ये किस तरीके की एग्जांपल होगी? दिस इज एन एग्जांपल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फैमिली, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, और ये द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटेशन गिवन बाय मॉर्डॉक, ठीक है। मॉर्डॉक ने जो है ये आपका क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, मॉर्डॉक ने। चलिए आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का होगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई साहब कोई एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर आपको 6 आदमी की दरकार है, तो वही जो है वो ज़बरदस्त तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बाकी के लोगों को भेज दिया जाएगा कि जाओ भाई। इस तरीके के कुछ सेक्टर होते हैं, जैसे मेनली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, कुछ पब्लिक वर्क सेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका जो है दरकार ही कुछ लोगों की है, वही काम करेंगे, वही स्पेशलाइज्ड होंगे, तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का करैक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पहला वाला, यानी कि मोर पीपल आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 6 एक्चुअली रिक्वायर्ड। वहाँ पे एक्चुअली में 6 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे काफ़ी लोगों को एंगेज कर दिया जाता है, और वो जो बाकी लोग होंगे उनको कोई क्रेडिट प्रोडक्शन के लिए दिया नहीं जाएगा। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मनदीप बिगन वर्किंग एज अ स्टोर इंचार्ज एट द डिपार्टमेंटल स्टोर। द कंपनी वाज डाउनसाइज्ड एंड ही वाज लेड आउट. He had trouble finding another job in the same role. Out of desperation, he ended up a salesman in the garment store. This is an example of, तो ये क्या हुआ उसका? डाउनवर्ड हुआ, तो इट मीन्स कि डाउनवर्ड मोबिलिटी होगा, और कौन सा होगा? वर्टिकल मोबिलिटी। तो क्या आंसर होना चाहिए? 3 and 4 जो है इसका आंसर होना चाहिए। 3 and 4 इसका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब याद रखो कि हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या होती है। सो हॉरिजेंटल मोबिलिटी का एग्जाम्पल पहले सुनो तो समझ में आ जाएगा। मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एट द सेम सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। हॉरिजेंटल मोबिलिटी वो मोबिलिटी होती है जब एक इंसान की मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जाती है, और वो जो दूसरी पोजीशन है वो भी सेम पोजीशन है, वहाँ पे भी उतनी ही सैलरी है, वहाँ पे भी सोशल स्टेटस उतना ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक आईटी कंपनी से उसका ट्रांसफ़र दूसरी आईटी कंपनी के अंदर हो जाता है, सेम सोशल स्टेटस के साथ, सेम सैलरी के साथ। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल मोबिलिटी। सेप्शियल मोबिलिटी या सेप्टियल मोबिलिटी, सो मूवमेंट फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल लोकेशन टू अनदर, यानी कि गांव से उठ करके कोई शहर में आ जाए, तो इसको कहेंगे आपका सेप्टियल मोबिलिटी या सेप्शियल मोबिलिटी, ठीक है। तो वर्टिकल मोबिलिटी क्या हो गया आपका? मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड भी मतलब ऊपर भी जा सकते हो आप, और नीचे भी आ सकते हो। तो ये आपका जो एग्जांपल बताया जा रहा है यहाँ पे आपका डाउनग्रेड हो रहा है, तो वर्टिकल के अंदर आएगा। तो डाउनवर्ड मोबिलिटी जो हो गया आपका डिक्रीज हो जाना इकोनॉमिक और सोशल लेवल में, सो वो आपका डाउनवर्ड मोबिलिटी होगा। तो 3 and 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 50 संस्कृतिजेशन कैन बी डिराइव्ड एज द मॉडल ऑफ डाउनवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजेंटल, एवोल्यूशनरी मोबिलिटी या अपवर्ड मोबिलिटी। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये MN श्रीनिवास ने रामपुर विलेज को स्टडी करके बता दिया कि संस्कृतिजेशन कुछ लोगों की होती है, और वो एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्या वो हायर स्टेटस की तरफ जाते हैं, क्या वो लोअर स्टेटस की तरफ जाते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। क्या वो डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, एवोल्यूशनरी होगी, या फिर अपवर्ड मोबिलिटी होगी? इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन फर्स्ट रिसीव्ड पब्लिक अटेंशन।
ठीक है, कौन से इशू को, कौन से सोशल इवल को पहला इंटेंशन जो है वो मिला सोशल रिफॉर्मर का? तो सबसे फेमस बात है आपका 1828 के अंदर कैंपेन को स्टार्ट किया गया। कौन सा? सती प्रथा के ऊपर। फिर उसके बाद विडो रीमैरिज की, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी बात करी गई। फिर चाइल्ड मैरिज की बात करी गई। फिर उसके बाद फीमेल फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये सारे इश्यूज जो हैं वो आपके बाद में जो है उठाए गए। यानी कि सबसे पहला इश्यूज जो है वुमेन के रिलेटेड जिस जो हाईलाइटेड पोजीशन पे आया, जिसकी कैंपेन बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाई गई, एंड दैट सोशल ईवल इज़ सती प्रथा, जिसको 1829 के अंदर जो है बैन कर दिया गया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसकी कैंपेन राजा राम मोहन राय ने चलाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, सुहाना इज अ वर्किंग वूमेन बट बिफोर लीविंग टू ऑफिस शी फिनिशेस हर डेली हाउस होल्ड कोर्स, हर हस्बैंड इज़ नॉट रेडी टू हेल्प हर इन दीज, मतलब उसका जो हस्बैंड है ना वो काम काज में मदद नहीं करता। ही बिलीव दैट, वो ये मानता है, दैट इज़ द ओनली हिज वाइफ ड्यूटी, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है वाइफ का ड्यूटी है, बच्चे को पालना पोसना, कपड़े धोने, ये करना वो करना, फलाना ढिमकाना। सुहाना हस्बैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन करता है वर्क को लेकर के? क्या वो जेंडर रोल स्टीरियोटाइप को आगे बढ़ा रहा है? क्या वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का इशू है? या फिर वो एमिनियोसेंटिसिस है? ठीक है, एमिनियोसेंटिसिस तो आपका एक मेडिकल जो है वो एक प्रक्रिया है, मेडिकल जो है वो एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एमनीसेंटिसिस क्या होता है। एमनीसेंटिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक स्मॉल सैंपल लिया जाता है, एमनोइटिक फ्लूइड कर करके नाम जो है आपका, उसको लिया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है फ्रॉम एमनोइटिक सैक से लिया जाता है, यानी कि फीचर्स के इर्द गिर्द जो है ये आपका ये एमनोइटिक जो आपका फ्लूइड है वहाँ से जो है इसका एक सैंपल लिया जाता है। ये लगभग आपका 15 से 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो बाहर हो जाएगा। तो 3 बच्चे हमारे सामने, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर क्या मतलब इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, यानी कि वो आपका एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़की काम करती है, लड़की कपड़े धोएगी, लड़की खाना बनाएगी, लड़की बच्चों को पाले पोसेगी। अरे भाई कौन सी दुनिया के भाई हो तुम? हाँ, कौन सा लोक पे रहते हो? इस लोक पे रहते हो कि परलोक पे रहते हो? परलोक की बात करते हो कि इस लोक की बात करते हो? तो ये आपका जो है वो करा जाता है। चलिए खैर, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मैन टास्क ऑफ एडोलेसेंट इज, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मैंने ये देखा कि आप लोग जो है आई थिंक जो है सेशन को देखते नहीं है, क्योंकि आपका जो जिन क्वेश्चन का मैं बोलता हूँ उन क्वेश्चन के मुझे आंसर देखने को मिलते नहीं हैं। सो बड़ा एक दुख होता है कि यार इतनी मेहनत से बनाया जाए और उसके बाद आप देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो उसके आंसर करिएगा तो हमको पता चले कि भाई साहब आप लोग देखते हो, हमारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 54, श्रद्धा इज़ एन 8-year-old गर्ल बट हर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड हर टू स्कूल ड्यू टू पोर इकोनॉमिक कंडीशन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट? तो आर्टिकल 21, सीधी सी बात है, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या है? स्टेट को ये आदेश दिया जाता है कि भाई साहब आप क्या करेंगे, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये हर बच्चे को जो है आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल की उम्र तक। ठीक है, तो ये आर्टिकल 45 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटी से है, और लेकिन अगर आप एजुकेशन की बात करें तो पेरेंट्स को बोला गया ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो 51A सब क्लाज के। ठीक है, 51 आर्टिकल है। ठीक है, ए क्लॉज है और के उसका सब क्लॉज है, तो यानी कि 51A सब क्लॉज के अंदर आपका जो है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी गई है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हर एक पेरेंट की, उसको क्या करना पड़ेगा। तो अगर सिंपली पूछा जाए तो इट मीन्स 51A ही आ जाएगा आपका। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 बड़ा ख़तरनाक आर्टिकल है। आर्टिकल 20 के अंदर क्या बताया गया है आपका? आर्टिकल 20 के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी आदमी को आप
ऐसे किसी क्राइम के लिए सज़ा नहीं दे सकते कि जिसकी सज़ा जो है वो लॉ के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ है। यानी कि सिंपल से करके समझाता हूँ, यानी कि आज मैंने अगर कोई क्राइम कर दिया तो उस क्राइम की सज़ा ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना तो कोर्ट के डिसीजन से कोर्ट का कोई जो है उसके ऊपर केस चला है, तो कोई भी लॉ उसके ऊपर मौजूद नहीं है, तो मेरे को क्रिमिनल नहीं बोला जाएगा, मैं उसके लिए कन्विक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए लॉ मौजूद नहीं था। और इन केस उस जो मैंने क्राइम आज किया तो उसके लिए 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या महीने के बाद कोई लॉ बन जाता है, तो मैं तब भी क्रिमिनल नहीं होऊंगा, क्योंकि वो लॉ बाद में बना और क्राइम मैंने पहले किया था। तो ये आर्टिकल 20 जो है ये इस तरीके का फंडामेंटल राइट है कि आपने जो क्राइम नहीं की, आपने जिस क्राइम की सज़ा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, सो वो उस क्राइम के लिए आप जो है ऑफेंडर नहीं हो, ठीक है, आप कन्विक्टेड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि लॉ ही मौजूद नहीं है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न बिहाइंड हिस्टोरिकल इलनेस इन फीमेल्स। तो ये मेनली आपका रिप्रेस्ड फीलिंग से जो है वो देखने को मिलता है, सिंपल सा आंसर है इसका। Distinctive 56 distinctiveness, smallness and self sufficiency are not the characteristics of which of the following communities? Which of the following distinctiveness, डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, स्मॉलनेस देखने को मिलती है, सेल्फ सफिशेंसी और नॉट, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं कौन सी कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जल्दी से आप जो है कमेंट के अंदर भी करेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो क्या इसका रेडफील्ड लिटिल कम्युनिटी है, टोनीज जैमनी शेफ्ट कम्युनिटी है, डरकिम मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, या टोनीज़, तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी भी बाहर हो जाएगा, जैमनी शेफ्ट कम्युनिटी भी बाहर हो जाएगी, रेडीफील्ड लिटिल कम्युनिटी भी बाहर हो जाएगी। तो इसका बेस्ट, इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो क्या है, टोनीज़ जैसल शेफ्ट कम्युनिटी। उसके बाद है नमन बिलीव्ड दैट सोशल सर्विस इज़ अ पाथ ऑफ, यानी कि अगर वो फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी काम करेगा तो वो उसके लिए एक मुक्ति का राह है, ही वुड बी अ फॉलोअर ऑफ। तो ये आपका एक फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके एक संत हुए हैं जिनका नाम हुआ है गदाधर चट्टोपाध्याय। तो इनके बेसिस पे अगर कोई भी सोशल वर्क करता है तो इट मीन्स वो एक पाथ है, वो एक राह है सेल्वेशन की, तभी आप मुक्ति की ओर बढ़ सकते हो। तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय, इसको सेम एज इट इज़ आपको रट लेना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बदूंग। बदूंग एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, ठीक है, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 के अंदर। बदूंग एक जगह है इंडोनेशिया के अंदर, वहाँ पे हुई थी। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी ये दिए गए ना, रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ अलाइंड नेशन, रिस्पेक्ट फॉर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट, प्रमोट म्यूचुअल कॉपरेशन, सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, तो ये सारे के सारे उसके जो है प्रिंसिपल हैं बदूंग कॉन्फ्रेंस के। तो अब ये क्वेश्चन क्यों डाला गया था, या फिर इसको जो है इसके ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, या क्या हुआ था, इसका हमको पता नहीं है। तो इसके एक्चुअली में ये सारे मेन प्रिंसिपल हैं, तो इन सारे प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये बदूंग कॉन्फ्रेंस जो है काम करती है। ये एक्चुअली में हुआ ये था कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो तब उस वक्त दुनिया के अंदर दो ब्लॉक थे, एक USSR था, एक UN था। तो दोनों ब्लॉक की तरफ जो है आपको जो है उनको ज्वाइन करना पड़ रहा था। तो हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी को अपनाया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री भी हैं और पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, याद रखेंगे आप, पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। फिर ये जो लोग जिन्होंने अलाइन पॉलिसी को जो है वो इनकारा था, तो ये लगभग 29 नेशन थे। तो इन्होंने मिल करके एक जो है वो कॉन्फ्रेंस करी थी, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस 1955 के अंदर बदूंग और इंडोनेशिया के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को किया था, ठीक है। 24 ये लगभग ये इवेंट आपका अप्रैल 18 से लेकर के अप्रैल 24 तक जो है ये आपका हुआ था, ठीक है, बदूंग के अंदर 1955 के अंदर। तो इसके अंदर कुछ मेन प्रिंसिपल की बात करी गई थी कि हम जो है इन प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है एक दूसरे की जो है वो मदद करेंगे, बायलैटरल बेसिस पे, यानी कि हम जो है वो चीज़ों को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल जितने भी डिस्प्यूट हैं हमारे बीच में उनको पीसफुली तरीके से जो है बायलैटरल तरीके से उनको जो है उनका सेटलमेंट करेंगे। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है हिस्सा लिया था। तो ये इसके सारे प्रिंसिपल हैं, तो आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, बेगार इज अ सिंगिंग अ फोक सॉन्ग एंड आस्किंग फॉर मनी इन ट्रेन कंपार्टमेंट। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? तो वो ट्राइबल बेगार तो फोक सॉन्ग गा रहा है, तो मतलब अपना ही फोक सॉन्ग गा रहा होगा ना, तो ट्राइबल होगा, तो इनवैलिड या एबल्ड बॉडीड बैगरी या रिलीजियस बेगार तो नहीं होगा, वो फोक सॉन्ग गा रहा है, तो इट मीन्स ट्राइबल बेगार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हु प्रपोज द टर्म मैकडोनल्डिजेशन? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल मैंने पढ़ाया भी हुआ है, जॉर्ज रिट्ज। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड ट्राइबल मूवमेंट? ट्राइबल मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? ट्राइबल मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो याद रखेंगे, क्या रीज़न था ट्राइबल मूवमेंट के पीछे? क्या नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच ट्राइब्स बाइकॉटेड, डिमांड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डिज़ायर टू प्रिजर्व देयर ऑथेंटिक कल्चर फॉर सीकिंग रिजर्वेशन अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी? तो भाई ये तो डिज़ायर तो था उनको, लेकिन हुआ ऐसा क्या था कि वो मूवमेंट करने लग गए थे? तो नेशनलाइजेशन हुआ था फॉरेस्ट का, प्रोड्यूस विच ट्राइब्स बाइकॉटेड, यानी कि वो कहते थे कि भाई इनको ऑटोनॉमस बेसिस पे रखो, यहाँ पे हम तुम इसको हथियार लोगे, जैसे ब्रिटिश ने हथियार लिया, तुम भी हथियार लोगे, इनका नेशनलाइजेशन कर दोगे, हमको जाने से जो है मना कर दोगे, तो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन देन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए ट्राइबल मूवमेंट जो है, आदिवासी मूवमेंट जो है वो निकल करके सामने आई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन एक्स सोसाइटी एवरी पर्सन इज फ्री लाइक अ विल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज गिवन? ठीक है, तो इन एक्स सोसाइटी, एक सोसाइटी है, वहाँ पे क्या है? एवरी पर्सन इज फ्री लाइक अ विल्ड एनिमल, एकदम जो है जंगली जानवर की तरह फ्री है। तो किस तरीके का लिबर्टी उसको देना चाहिए उस सोसाइटी को? सोशल, नेश। तो यार जब वो फ्री है तो इट मीन्स वो सारा लिबर्टी जो है उसको ऑलरेडी मिल गई है, फ्री है तो सारी सोशल लिबर्टी मिल गई, पर्सनल भी मिल गई, मॉरल भी मिल गई, अपनी तरीके से मॉरलिस्टिक चीज़ों को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे नेचुरल लिबर्टी की बात हो रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ है ये बस। Sana Facebook account was hacked by someone who was posting obscene message to her friend using her account she is suffering from। तो ये सफरिंग कर रही है आपका साइबर बुलिंग से। साइबर बुलिंग ऐप भी बनाया गया था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस को याद रखना है आपको। सेक्शन 67 को याद रखना है फॉर ऑब्सीन मटेरियल भेजने के लिए। ठीक है, कुछ आप गलत तरीके का मटेरियल जो है वो लड़कियों को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कोई लड़का, तो उसके ऊपर सेक्शन 67 लगेगी। ठीक है, एक्चुअली मैं साइबर बुलिंग के लिए हमारे पास कोई स्पेशल स्टैचूट मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन है जिनके अंडर सजा दी जाती है, जैसे सेक्शन 67 ऑब्सीन मटेरियल भेजने के लिए, फिर सेक्शन 67 सब क्लॉज ए पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग सेक्सुअलिटी एक्सप्लाइसिट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि अगर आप कुछ सेक्सुअल मटेरियल को पब्लिश करते हो या ट्रांसमिट करते हो तो आपको जो है 67A लगेगा। सेक्शन 509 लगेगी अगर जैसे कुछ वर्ड बोल दिए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, अरे बड़ी बम्ब है, ये है, वो है, फलान है, ढिमकान है ना, वाह क्या खतरनाक चीज़ है। तो इस तरीके से उसके बाद इंडिया जो है ना, आपको पता है कि इंडिया दूसरे नंबर पे आता है आपका। ठीक है, 2012 की रिपोर्ट छपी थी, इंडिया पहले नंबर पे आता है कि जो आपका सोशल मीडिया पे लड़कियों को लेकर के टारगेट करता है और सबसे ज़्यादा गालियाँ देता है। ठीक है, तो 509 लगेगी अगर आप कोई इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई गेस्चर इस्तेमाल करते हैं या कोई एक्ट करते हैं इस तरीके का, तो आपका 509 लगेगी। 499 आईपीसी की धारा लगेगी अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को डिफेम करते हो, कोई वीडियो बना करके उसको बोलते हो ये फलाना है, ये ढिमकाना है। जैसे प्रधानमंत्री जो क्या नाम है आपके, जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके ऊपर जो है एक बीजेपी पूरा एक आईटी सेल जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके का सिस्टम चलाता है कि अरे यार वो उनकी 2 गर्लफ्रेंड थी, 3 गर्लफ्रेंड थी, वो सिगार पीते थे, वो ये करते थे। अरे बीइंग प्रधानमंत्री वो किस तरीके के थे, उन्होंने काम कैसे किए, वो आपको देखना है। उनका पर्सनल मैटर क्या है उसके ऊपर थोड़ी ना जाना है आपको। ठीक है, मैं आपको जो है टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बीइंग अ प्रोफेशन, जब मैं प्रोफेशन के अंदर हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं किसी के साथ गलत हरकत कर रहा हूँ, क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो मैटर करता है। उसके पढ़ाने के बाद मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, 10 गर्लफ्रेंड है, 20 गर्लफ्रेंड है, तो उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, क्या पीता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ में आप जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको अपने मॉरल प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ेगा। आप पर्सनल लाइफ में आप प्रोफेशनल लाइफ में आप इस तरीके से नहीं कर सकते, पर्सनल लाइफ में आप करें तो कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं कर सकता, तो आपको डिफेम नहीं करना चाहिए।
तो उसके ऊपर आपका जो है वो सेक्शन 499 लगेगी। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज फॉल्स? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। भाई प्रोसेस है एक्वायरिंग नॉलेज का, नॉलेज ही तो एक्वायर करी जाती है, तभी तो इंसान सोशल एनिमल बनता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब आप पैदा होते हो तब से लेकर के मरने तक। तो उसके अंदर काफ़ी सारी वो आपकी री सोशलाइजेशन होती है, एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन होती है, तो वो सारा चलता रहता है आपका। ठीक है। इट इज़ अ कॉमन इन एवरी ग्रुप, तो हर एक ग्रुप के अंदर कॉमन नहीं है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी। हर एक सोसाइटी का अलग तरीके से जनरलाइजेशन होता है, अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है, तो ये इसका आंसर है। इट डिफाइंस द नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, गिविंग नो रिजर्वेशन टू एससीज एसटीज एंड ओबीसी इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? तो ये एग्जाम्पल होगा नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इक्वालिटी के ऊपर फंडामेंटल राइट का जो मैंने लेक्चर किया था वहाँ पे बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इक्वालिटी के बेसिस पे कुछ लोगों को अलग तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है, वुमेन के लिए एंड बच्चों के लिए अलग तरीके से जो है वो कुछ जो है अलग तरीके से कुछ स्कीम्स लाई जाती हैं। तो ये किस तरीके का इक्वालिटी हुआ? ये तो आपका वायलेशन हो गया आर्टिकल 14 का कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का। फिर कैसे इक्वल हो गए? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका सेकंड सेट भी ख़त्म हो गया और थर्ड सेट भी इंशाल्लाह आज ही कोशिश करेंगे, आज ही जो है उसको अपलोड कर दिया जाए। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को खुदा हाफिज़, रब रखा।